ओके, आगे हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमारे पास जो है दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट तीसरा है, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में। तो इसमें हमने पढ़ना है, पहले तो हम पढ़ेंगे, दो पढ़ने हैं हमने इसमें टॉपिक, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक मैग्नेटिज्म। तो पहले हम ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे। तो इसमें है क्या, बेसिकली जैसे तुमने पिछले चैप्टर में देखा होगा, जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हमने जो दो मेन लॉ होते हैं वो है किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो बेसिकली वहां पर हम करंट की ही बात करते हैं, मतलब किसी वायर में करंट निकालना या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो लेकिन अब जो ये चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर में हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको पढ़ना है। जहाँ पे लिख भी रखा है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई वायर है ना तुम्हारे पास जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से एक फील्ड होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसकी वजह से जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी तरह जब चार्ज मोशन में आ जाएगा, यहाँ पे लिख भी रखा है मूविंग चार्ज, करंट का मतलब क्या हो गया कि चार्ज मोशन में है, तो मूविंग चार्ज की वजह से एक और फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, या सबसे पहले हमें जिस लॉ से पता चलता है उसका ये नाम है, ये जो लिख रखा है, दैट इज द बायोट सावर्ट लॉ। तो ये लॉ हमें क्या बताता है, इसको हम समझने से पहले ये फिगर थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखो ये फिगर में थोड़ा क्या दे रखा है इसमें, कि एक वायर है, ये वायर बना रखी है इस तरह से। इस वायर में कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, ये आई शो कर रखा है यहाँ पर। एंड ये हमने किया गया है कि यहाँ पर एक ना छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, ये वाला जो है, ये हमने एक एलिमेंट ले लिया है जिसकी विड्थ डीएल है, ये ऊपर लिख रखी है डीएल। तो अब एलिमेंट की विड्थ तो डीएल है, करंट की डायरेक्शन है ऊपर को। तो अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन बनाऊं, ये एक वेक्टर लिखा है हमने जिसको हम आइडियल बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि डीएल तो लेंथ हो गया ना। तो लेंथ जो होती है, डीएल इज द लेंथ एलिमेंट, लेंथ तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो थोड़ी वेक्टर होता है। तो इसको हमने वेक्टर फिर कैसे बनाया है, इसको हमने आई से मल्टीप्लाई करके डीएल को। तो बेसिकली आइडियल हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट होगी करंट की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, तो इसलिए आइडियल की डायरेक्शन बन जाएगी इस तरह से ऊपर को। यहाँ पर ये डीएल एलिमेंट लिया है हमने। मान लो अब हमने ये एलिमेंट ले लिया है और इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर हमने पी लिख रखा है, इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो वो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे, वो हमें ये लॉ बताता है जिसको हम बायो-सावर्ट लॉ लिख रहे हैं। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, वो कहता है बिल्कुल जैसे कूलम लॉ बताता है ना, सेम यही लॉ भी कुछ इसी तरह से बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी करंट के। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डोनेट करते हैं, डी बी लिखा हुआ है यहाँ पे। डी बी का मतलब है कि उस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होएगी, तो उसको डी बी लिख दिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी करंट के। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वायर में करंट कितना फ्लो कर रखा है। तो डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगली बात है डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आल्सो, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है जिसकी वजह से फील्ड की वैल्यू पता कर रहे हैं। तीसरी जो बात है, ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एलिमेंट से इस पॉइंट का जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंड आइडियल के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा ले लिया है। तो वो उस एंगल जो थीटा बन रहा है उसके साइन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, एंड जो लास्ट लिख रखा है डी बी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, उस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट है इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा आर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के हो जाएगी। मतलब जैसे कूलम्स लॉ में होता है चार्ज इसके प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, कुछ उसी तरह से ये भी रिजल्ट है हमारे पास। तो जब सबको कंबाइन कर देंगे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथी इक्वेशन ये आ जाएगी, तो सबको कंबाइन करेंगे हम। तो यहाँ पे ये दे रखा है नीचे, तो कंबाइन करने के बाद ये निकल आएगा अपने पास इस तरह से, सबको कंबाइन करने के बाद फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे ही हटा देंगे तो ये अपने पास एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसको म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हैं। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अब हटा देना है, इसने ऐसे लगा दिया हुआ है,
इसको हटा देना है अब, तो ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो आ जाना है तुम्हारे पास वो यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, ये आ जाएगा फॉर्मूला, डी बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाई बाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये जो फैक्टर होता है जिसको कांस्टेंट हमने लिखा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये इसके इक्वल टू होता है। ये जो वैल्यू लिख रखी है ना उसने 10⁻⁻⁷, ये आगे यूनिट्स है, डी डब्ल्यू बी एम्पियर्स इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, तो ये अपने पास यूनिट्स आ जाएंगे, ये वेबर होएगा डब्ल्यू बी का मतलब। तो ये अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो आइडियल साइन थीटा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आइडियल क्रॉस आर, क्योंकि हमें पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे आइडियल क्रॉस आर तो यही बन जाना है आइडियल साइन थीटा। क्रॉस आर का आर कैप है यहाँ पर, क्रॉस आर कैप का मतलब है कि यूनिट वेक्टर है, तो मतलब इसको अगर हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट का तो यही आने वाला है, ये वाला ही जो आइडियल साइन थीटा। इसकी वजह से इसको हमने ये लिख दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इंपॉर्टेंट से मतलब है कि ये सारी जो कैलकुलेशन आगे हमने करनी है उसमें सब में ये फॉर्मूला लगना ही है, पहला स्टेप यही होएगा। ठीक है, तो ये डीबी का मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी का मतलब ये यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कॉन्स्टेंट्स है। एंड आइडियल तुमने पता होना चाहिए कि क्या है, आइडियल है उस एलिमेंट का जो हमें वहाँ पर यूनिट वेक्टर लिया था उसको हम आइडियल लिखते हैं। एंड आर कैप है हमारे पास उस एलिमेंट से उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे फील्ड पता करनी है, वो जो यूनिट वेक्टर होगा उस एलिमेंट से उस पॉइंट की तरफ, उसको हमने आर कैप लिखा हुआ है। एंड नीचे आर स्क्वायर, आर तो डिस्टेंस है उस एलिमेंट का पॉइंट से, तो ये आ जाएगा अपने पास। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमें एम्पियर्स लॉ, सॉरी जो हमारे पास अपने बायो-सावर्ट लॉ है, ये हमें बताता है कि उसकी वैल्यू इतनी होएगी जो हमने ऊपर लिख दी है। उसके बाद हमें ये देखना है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो अपने पास बेसिकली होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वो वेक्टर है तो उसकी वैल्यू तो आ गई, अब डायरेक्शन भी आएगी। तो डायरेक्शन का हमने कैसे पता लगाना है, उसका राइट हैंड थंब रूल एक होता है, एक रूल होता है, ये जो लिख रखा है रूल, इस रूल को राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का तुम्हें पता लग जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, करना ये होता है कि जो वायर है ना जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के अलोंग तुमने अपना थंब रखना है, राइट हैंड का थंब। एंड जिधर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है उधर रख देनी है फिंगर्स अपनी। तो फिंगर जिधर को तुम्हारी टिल्ट होएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे अभी फिगर यहाँ पर देखे अगर हम, तो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो तुमने करंट के लॉन्ग फिंगर रख देनी है, अपना थंब, करंट के लॉन्ग अपना थंब रखोगे और जिधर फील्ड पता करनी है उधर फिंगर रखोगे। तो फिंगर तुम्हारी नीचे को आएगी अगर तुम इस पी पॉइंट की तरफ अपनी फिंगर रखोगे ना, एंड अपना थंब करंट के लॉन्ग, तो फिंगर डाउनवर्ड आएगी। तो यहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनटू द प्लेन। ये है ना थोड़ा सा यहाँ पर पीपीटी भी बना रखी है वीडियोस के अंदर ही, जो तुम देखते हो ना यहाँ से वीडियो जिस चैनल पे, उस चैनल पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखी है इसी के ऊपर, एम्पियर्स लॉ के ऊपर। उसमें भी बता रखा है फिगर के साथ के थंब रूल क्या होता है, तो तुम चाहो तो उससे भी देख सकते हो। ओके, तो वैसे है बड़ी आसान बात कि राइट हैंड यूज करके अपनी थंब को करंट के लॉन्ग रखना है, एंड जिधर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है जैसे इधर करनी थी और इधर अपनी फिंगर्स को कर लेना है। तो फिंगर डाउनवर्ड जाएंगी तो मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। तो यही लिख रखा है इसके अंदर, सारा कुछ यही लिख रखा है, तो तुम पढ़ सकते हो। आगे हमने ये बायो-सावर्ट जो लॉ पढ़ा है ना अभी, इसकी हमने एप्लीकेशन देखनी है, मतलब एप्लीकेशन है कि इससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे। तो जैसे ये पहला केस तुम्हें दे रखा है, यहाँ पर एक वायर है बिल्कुल सर्कुलर इस तरह से, उसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रखा है, ये दिखा रखा है एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो कर रखा है। इस करंट की वजह से, मतलब इस वायर में जो करंट है उसकी वजह से सेंटर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होएगी ये पता करनी है। वायर का रेडियस आर है, करंट की वैल्यू आई है। एंड हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। तो इस एलिमेंट का अगर हमने डीएल लेंथ का कंसीडर कर लिया तो आइडियल की डायरेक्शन तो यही होगी, लेफ्ट साइड जो दिखा रखी है फिगर में। ओके, क्योंकि करंट इस पॉइंट पे टेंजेंशियल होएगा ना लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो आइडियल की डायरेक्शन ये होगी। अब हमने बायो-सावर्ट लॉ लगा देना है। तो बायो-सावर्ट लॉ ये लिख रखा है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये है बायो-सावर्ट लॉ। अब यहाँ पर तुम देखो आइडियल एंड आर कैप के बीच में कितना एंगल है, क्योंकि आइडियल तो ये हो गया ये एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन तो लेफ्ट होगी,
है ना, और आर कैप की डायरेक्शन डाउन होएगी, क्योंकि आर कैप क्या होता है, ये आर कैप जो है, आर कैप होता है उस एलिमेंट से उस पॉइंट का जो यूनिट वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन तो डाउन होएगी, तो एंगल 90 डिग्री आ गया। तो जैसे हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास साइन 90 आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही खोलेंगे। तो उसके बाद साइन 91 होएगा, बाकी टर्म ऐसी की ऐसी आ रखी है, तुम देख सकते हो सारा कुछ वैसे का वैसे ही आएगा, जो ऊपर लिखा था वैसे ही नीचे साइन 91 होता है, तो यहाँ पर फिर 1 आ गया, बाकी की टर्म वैसे की वैसी आ गई। उसके बाद ये इसको हमने इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन तो बी लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर म्यू नॉट आई 4πr² बाहर आ गया। तो आर अपने पास क्या होता है, उस एलिमेंट से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, तो इसकी वैल्यू तो ग्रेटर आर है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये सर्कमफ्रेंस पे है, ये सेंटर पे है, तो डिस्टेंस तो आर ही होने वाला है, रेडियस ऑफ दी दिस रिंग, जहाँ जो भी इसको कह लो वायर। तो उसकी जगह पे हमने स्मॉल आर की जगह पे ग्रेटर आर लिख दिया, और अंदर सिर्फ डी एल रह जाएगा, बाकी कांस्टेंट बाहर आ गए। तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, डी एल तो छोटा सा एलिमेंट था, तो 2πr इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, उन चीज़ों को कैंसिल कर देना है, जो बाकी निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, जस्ट यहाँ पे 2 बचेगा और एक ये r बचने वाला है, क्योंकि एक r कैंसिल हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको हम आगे मैंने लिखा भी है, हम वहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बार हम डायरेक्शन भी देख लेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे होएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आने वाली है उसके लिए अभी बताया है क्या करना है, कि थंब रखना है करंट के लॉन्ग। तो जैसे इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन लेफ्ट है, तो राइट हैंड को यूज करते हुए राइट हैंड का थंब अगर हम इस लेफ्ट डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स उधर रखें जिधर फील्ड पता करनी है, मतलब नीचे को, यहाँ पे फील्ड पता करना है ना, तो नीचे को फिंगर रखें, तो तुम देख लेना कि तुम्हारी फिंगर ना बाहर को आएगी उठकर। तो बाहर को आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी वो आउटवर्ड्स द प्लेन होएगी, आउटवर्ड्स मतलब बाहर को, आउटवर्ड्स द प्लेन। तो वो जो अपने पास आउटवर्ड्स द प्लेन आएगा उसको हम यहाँ पर अगर शो करें तो डॉट के साथ शो करते हैं, तो इस तरह डॉट के साथ हम शो कर सकते हैं उसको, आगे वो पता चल जाएगा तुम्हें जब हम आगे देखेंगे। तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो ये लिख रखा है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, जिसकी हम बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का इतना आंसर निकल के आ जाना है। ओके, उसके बाद ये एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको तो फिलहाल हम नहीं देखते, ठीक है, इसमें टाइम क्यों खराब करना है इस पर, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे हम। आगे हम अगला टॉपिक बढ़ते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ लूप। हमारे पास ना ये इस तरह से एक हमने क्लोज्ड हमारे पास लूप ही है, लेकिन ये लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जैसे मैंने तुमने वीडियो लेक्चर्स में भी देखा होगा, जैसे मैं हाथ रखता हूँ इस तरह से, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है ये लूप। हमने इसकी वजह से इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर फील्ड पता करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बायोसावर्ट लॉ को यूज करके। तो बायोसावर्ट लॉ तो किसी लेंथ एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, तो इसलिए हम करेंगे क्या, इसके यहाँ पर नीचे ना एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डीएल लेंथ का। तो इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो चलो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो मतलब इस तरह से जैसे एरो बना रखा है इसमें अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रखा है। तो जब करंट यहाँ पर आएगा तो इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन, मतलब अंदर को, इसलिए हमने उस चीज को ना इस तरह से क्रॉस से शो कर देना है, क्रॉस बनाकर उसके ऊपर इस तरह से फिर सर्कल कर देना है। इसका मतलब होता है कि वो जो कोई क्वांटिटी है वो इनटू द प्लेन जा रही है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें, जब करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो ऐसे लगेगा जैसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर सर्कल बनाकर उसके अंदर एक पॉइंट लगा देना होता है। उसका मतलब होता है कि वो क्वांटिटी आउटवर्ड्स द प्लेन आ रही है। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक ऊपर ले लिया है यहाँ पर, एक नीचे ले लिया है इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को। तो अब जो नीचे वाला एलिमेंट है उसकी वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे फील्ड देखूं तो करना क्या पड़ेगा, फील्ड की डायरेक्शन के लिए थंब रखेंगे इनटू द प्लेन, राइट हैंड को यूज करते हुए थंब इनटू द प्लेन हो गया, एंड फिंगर हम इधर को करेंगे। तो जैसे इधर को फिंगर करें तो फिंगर हमारी इस डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में ये डीबी बनाया गया है, ये वाला जो डीबी है, ये वाला डीबी इस डायरेक्शन में फिंगर आएगी। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन से क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये एंगल दोनों के बीच में 90 है, इस वाले लाइन के बीच में एंड इस लाइन के बीच में।
इसी तरह जो अपने पास ऊपर अगर हम एलिमेंट जो हमने थंब को अगर बाहर को रखें हम, क्योंकि बाहर की तरफ करंट आ रहा है, तो फिंगर इधर रखें तो जो डायरेक्शन आ जाएगी फिंगर्स की वो इस डायरेक्शन में आएगी, वो इस डायरेक्शन में होंगी। तो मतलब इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है और नीचे वाले की वजह से ये था, इसकी वजह से इस तरह से है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सेंटर से लाइन आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, इसके बीच में एंड ये वाली जो लाइन है उसके बीच में एंगल है थीटा। अगर ये थीटा होगा ना तो ये भी एंगल थीटा ही होने वाला है। ओके, ये थ्योरम वही है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा हो तो उनके जो परपेंडिकुलर होते हैं उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होता है। ठीक है, ये जो दो लाइंस है ना, एक ये वाली लाइन होगी और एक ये वाली, इसके बीच में एंगल है थीटा। तो ये वाली जो दो लाइंस होंगी, ये वाली एंड ये वाली, इनके बीच में भी एंगल थीटा ही होने वाला है। तुम इसको हमने कई बार किया है, तुम खुद से इसको सोच के देख लेना, ये थीटा ही आएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, अगर हम इसको r लिखें, ये इतना डिस्टेंस तो x है, ये x है और ये रेडियस r है इसका, ये वाला रेडियस तो r है इस वायर का, इस लूप का। तो रेडियस r हो गया, ये वाला x है, तो ये डिस्टेंस आ गया पाइथागोरस लगा के। ओके, एंड ये जो dB है हमारे पास, इस dB को अब हम रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व किया तो इसका एक कंपोनेंट x के लॉन्ग आएगा इस डायरेक्शन में, उसको हम dB साइन लिख देंगे, नीचे वाला dB कॉस आने वाला है। इसी तरह ऊपर वाले का भी, ऊपर को कॉस आ जाएगा, नीचे को साइन। तो ये ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जो राइट वाले हैं सिर्फ वही बचने हैं। तो राइट वाला क्या है, dB साइन थीटा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले तो हमने बायोसावर्ट लॉ लगाया, वो ये होता है जो लिख रखा है। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तभी यहाँ पे एक्स लिख दिया है। एंड उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज द dB साइन थीटा। इस फिगर से उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dB साइन थीटा आ जाएगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फिर हमने करना क्या है, ये जो dB है ना, इसकी वैल्यू भर देनी है। तो dB की वैल्यू ये ऊपर लिख रखी है, ये सारी उठा के यहाँ पे लिख दो। साइन थीटा ये वाला जो ये वाला लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही। फिर जो आइडियल है एंड r है, इसके बीच में कितना एंगल होगा, तो यहाँ से फिगर से हम देख लेते हैं। आइडियल की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन यहाँ पर, और r की डायरेक्शन तो ये है, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 है। चाहे यहाँ पर भी देख लो, आइडियल की डायरेक्शन आउटवर्ड्स द प्लेन है एंड r की डायरेक्शन इस तरह से है, तो एंगल 90 है, इसलिए एंगल 90 आ गया आइडियल एंड r के बीच में, तो साइन 90 हो गया। बाकी टर्म सारी की सारी वैसे लिख रखी है, साइन 91 हो गया। एंड जो r है अभी हमने निकाला है कि r कितना होता है, दिस इज द ग्रेटर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो r की वैल्यू वो हमने भर दी, उसके रूट का स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया। फिर ये पूरा करके अपने पास इसको हमने इंटीग्रेट कर देना है, तो ये टर्म आ जाएगी नीचे। तो ये आ गई, अब जो कांस्टेंट है उनको हमने क्या करना है इंटीग्रेशन से बाद। तो म्यू नॉट आई भी कांस्टेंट है, 4 पाई एक्स आर स्क्वायर सारी टर्म कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, तो सारी टर्म्स बाहर आ जाएगी, अंदर सिर्फ डीएल बचने वाला है। ओके, बाकी सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी। ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके अंदर भी हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ऐसी लूप की वजह से, वहां पर भी सेम ऐसे ही हमने प्रोसेस किया था। साइन थीटा क्यों बाहर आता है उसमें भी हमने डिस्कस किया था, तो तुम्हें पता होगा, मैं समझ सकता हूँ इसको। तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ डीएल रहने वाला है। तो डीएल जैसे ही रहेगा, ओके, तो ये डीएल रह गया अंदर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आ गया, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल हो गए। एंड जो साइन थीटा था अपने पास यहाँ पर, उसकी हम ये वैल्यू लिख देंगे। साइन थीटा तो ना ये अपने पास यहाँ पर, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एंगल थीटा है, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो साइन थीटा की वैल्यू की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, आर डिवाइडेड बाय दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये लिख रखा है। तो उसको सॉल्व करके एंड में मतलब ये रिजल्ट आने वाला है, ये रिजल्ट आ जाएगा। एंड इसको याद भी रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका यूज बहुत बार होता है आगे। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ वायर है, आई इसमें से जो करंट फ्लो कर रखा है, एक्स है उसके सेंटर से, उस लूप के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे फील्ड पता कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है, तो अभी x अगर 0 हो जाएगा तो भर दो यहाँ पर x 0, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमने पहले भी निकाला ही था, अभी पिछले केस में वो इतना ही आंसर आ रखा था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, यहाँ पर जो निकाल रखी थी म्यू नॉट आई बाय 2r, तो वही आने वाली है। जब x 0 हो गया तो सेंटर की बात ही तो कर रहे हैं ना, सेंटर की बात, तो सेंटर पे तो इतनी आनी है।
तो ये आ गया अपने पास। जब x बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बोल रहा है r से, r रेडियस से, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर ना x को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो x को जैसे कॉमन लेंगे तो अब आर स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है तो x का क्यूब आ जाना है, तो x का क्यूब आ गया बाहर, तो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ गया। x तो बहुत बड़ा है r से, तो ये टर्म निगलेक्ट होगी, तो ये आ गया मतलब सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास x बहुत बड़ा होगा r से। तो इसको भी तुम दिमाग में रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो चलेगा। उसके बाद आगे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखा जाए इस चैप्टर में, इस चैप्टर का फंडामेंटल लॉ यही है। तो इसको देखते हैं हम। ये लॉ हमें बोलता है, जैसे हमारे पास वो लॉ था गॉस लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरह इसके अंदर ये लॉ बोलता है कि अगर मान लो कोई वायर है ना, यहाँ पर इसमें करंट फ्लो कर रखा है आई, तो इस वायर की वजह से मैंने किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो उस पॉइंट के थ्रू हम एक लूप खींचेंगे, जैसे ये खींच रखी है, इसको हम एम्पीरियल लूप बोलते हैं। ये लूप खींची है, गॉस लॉ में हम जो था उसमें हम एक सरफेस खींचते थे उस पॉइंट के थ्रू, सरफेस नहीं खींचना, इसके अंदर लूप खींचनी है। तो लूप खींची हमने, तो फिर ये लॉ बोलता है कि ये जो आंसर होगा ना B.dl का इंटीग्रेशन, क्लोज का मतलब है कि क्लोज लूप के लिए सी भी लिख रखा है नीचे, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होएगी, म्यू नॉट टाइम ऑफ जितना उस लूप के अंदर करंट है, तो लूप के करंट जो भी अंदर है, ये वही चीज लिख रखी है, दिस आई एन इज करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियल लूप। ओके, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो सारे करंट की वजह से होती है, चाहे वो करंट लूप के अंदर हो चाहे बाहर हो, लेकिन यहाँ पर ये जो करंट है ये सिर्फ इनसाइड वाला करंट आएगा, ओके, जो लूप के अंदर है। तो ये एम्पीरेंस लॉ बोलता है। तो एक और भी वही जो पीपीटी है ना, वो भी तुम देख सकते हो अगर तुम देखना चाहो, वैसे यहीं से क्लियर हो जाएगा, इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है उसको देखने की। फिर भी तुम्हें कोई चीज़ डाउट है तो वो पीपीटी जो बना रखी है ना, इसके अंदर ही तुम्हें जो वीडियोस में मिल जाएगी, ठीक है, एम्पीयर्स लॉ के ऊपर, तो वो तुम देख सकते हो। तो ये आ जाएगा अपने पास B.dl का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एम्पीयर्स लॉ। तो एम्पीयर्स लॉ जो हमें बताता है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पीरियल लूप एंड करंट इनक्लोज बाय इट। हमने देखा है अभी कि एम्पीयर्स लॉ में लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वाली टर्म आती है, B.dl में B मैग्नेटिक फील्ड है, एंड राइट साइड पे म्यू नॉट टाइम ऑफ आई इनक्लोज मतलब करंट वाली टर्म आ रही है। तो ये लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में जो रिलेशन है वो बताता है हमें बेसिकली। तो आगे हमारे पास क्या है कि हमें प्रूव करना है एम्पीयर सर्किटल लॉ को, ओके। तो वो हम देखो, वैसे तो किसी फंडामेंटल लॉ का कोई प्रूव नहीं होता है ना, फंडामेंटल लॉ का तो क्या प्रूव होएगा, हम उस लॉ से बाकी चीज़ों को प्रूव करते हैं, ना कि कभी कोई फंडामेंटल चीज़ प्रूव होती है। तो ये लॉ तो एक फंडामेंटल लॉ है, ओके। तो प्रैक्टिकली इसको निकाला गया है ना, मैथमेटिकली, लेकिन हम इसको एक किसी ट्रिक से इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है तो क्वेश्चन तो करना ही है, तो एक ट्रिक सा लगाकर हम इसको प्रूव कर देंगे हम। तो वो ट्रिक ये है कि हमारे पास देखो, सपोज हमने एक वायर ली है इन्फाइनाइट लेंथ की, तो इस इन्फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होएगी, तो उसका हमने वो जो आंसर है एम्पीयर्स लॉ से जो निकलता है उसको हमने प्रूव कर देना है। तो हमने किया क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर एक एम्पीरियल लूप बना लिया ये, ओके। तो अब ये सारा कुछ लिख रखा है, ये तुम पढ़ सकते हो, है ना। तो हमने बेसिकली इसको प्रूव करना है, ये जो लिख रखा है B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ आई इनक्लोज। तो अब हम अगर लिखेंगे लेफ्ट साइड को देखेंगे, तो लेफ्ट साइड को अगर हमने सॉल्व करना है तो वहाँ पर बेसिकली मेरे को B की वैल्यू चाहिए। तो अगर मेरे पास B की वैल्यू आएगी तो तभी तो मैं यहाँ पे भर के फिर लेफ्ट साइड का आंसर निकाल सकता हूँ ना। तो B की वैल्यू कितनी होएगी, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होएगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जिसकी लेंथ इन्फाइनाइट है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको बेसिकली हमने एक अनदर मेथड से कैलकुलेट किया है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें वैसे यहाँ पर बोर्ड में तो नहीं है, मैं वैसे तुम्हें समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे हमने गॉस उसमें भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि एक इन्फाइनाइट कोई हमारे पास एक वायर है, ओके, इन्फाइनाइट लेंथ की नहीं है, किसी भी लेंथ की है हमारे पास,
जो एंगल अल्फा एंड बीटा बनाती है, तो उसमें भी कुछ इस तरह से मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा था। अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड का भी हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला आएगा इस वायर की वजह से, जिसकी कुछ लेंथ होएगी और एंगल अल्फा बीटा बना रही है यहाँ पर, है ना। तो इसको हमने सॉल्व तो नहीं करेंगे। यस, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ जाएगा, इस फॉर्मूले से अगर हमारे पास कोई वायर इन्फानाइट लेंथ की है तो उसके केस में अल्फा बीटा 90 होंगे, तो वो इस फॉर्मूले में भर के हम इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे और उसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फानाइट स्ट्रेट वायर, ये लिख भी रखा है उसने यहाँ पर। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, बस अल्फा बीटा को 90 भर देना है। ओके, ये फॉर्मूले को हम जब ड्राइव करते हैं तो हम बायोसावर्ट लॉ लगा के कर लेते हैं, है ना। तो ये रिजल्ट निकल के आ जाता है हमारे पास। मतलब इसी तरह का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था। ओके, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे लेफ्ट साइड को, जो बी डॉट डी एल होती है। तो अब करना क्या है, हमें पता चल गया है कि बी डॉट डी एल को अगर सॉल्व करना है तो बी की डायरेक्शन एंड डी एल की डायरेक्शन इस पॉइंट पे सेम होएगी, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल तो यहाँ पर कॉस 0 हो गया। ओके, तो कॉस 0 1 हो गया। तो अब ये b है, इसकी हम वैल्यू डालेंगे। तो b की वैल्यू, ओके, हमें पता है इस फॉर्मूले से, अगर हम अल्फा बीटा को 90 भर दे तो b की वैल्यू ये आ जाएगी इन्फानाइट वायर की वजह से। तो इस b की वैल्यू को हमने इधर डाल दिया। डालने के बाद ये आ गया। फिर जो कांस्टेंट थे वो बाहर निकाल ले, r भी कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगा वही बाहर, इसलिए बाहर निकल के आ जाएगा। एंड डी एल का इंटीग्रेशन 2πr, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल हो गए, तो सिर्फ आंसर μ0 इंटू आई रह गया। मतलब हम यहाँ से चले थे बी डॉट डी एल से, देखो हम चले थे, ओके, लेफ्ट साइड थी ये जो अम्पियर्स लॉ की, और हम राइट साइड पे पहुँच गया μ0 इंटू आई से। ओके, तो इस तरह से हमारे पास इसका प्रूफ हो जाएगा अम्पियर्स लॉ का, है ना। तो ये यहाँ पर इसने देखो क्रॉस मार रखा है, तो मतलब ये जो चीज़ की हुई है ना, ये वही की हुई है, ये सारी वाली जो हमने यहाँ पर अभी देखी है। मतलब 2 बार कर दिया उसने, ठीक है। तो 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, एक ही बार करना है। तो ये हमने 1 बार कर दिया है, सेम ही 2 बार कर दिया उसने। अगली बार अगर हम आगे क्या देखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमने जैसे देखा था कि एक इन्फानाइट वायर थी, है ना, जैसे इसके अंदर अल्फा बीटा 90 भर के इन्फानाइट वायर बन गई ना, उसकी वजह से ये फॉर्मूला निकला जाता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम यहाँ पर अल्फा बीटा भर दें, अब हमने इन्फानाइट वायर की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये फॉर्मूला निकालना है मतलब, लेकिन अम्पियर्स लॉ को यूज़ करके हुए, अम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके। पहले हमने इस लॉ को यूज़ करके निकाला था ना, ठीक है, अब हमने अम्पियर्स लॉ को यूज़ करके निकालना है। तो बड़ा सिंपल है। करना क्या है कि इन्फानाइट वायर है, किसी r डिस्टेंस के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर हमने क्या बना लेना है, इस पॉइंट से एक अम्पियरन लूप बना लेनी है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, थंब रख देंगे। अगर मान लो करंट ऊपर को जा रहा है तो ऊपर को थंब रखेंगे और इस पॉइंट की लॉन्ग फिंगर रखेंगे इधर को, तो फिंगर की डायरेक्शन जो आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है, एंड डी एल की डायरेक्शन भी वही होएगी, ठीक है। तो फिर एंगल कितना आ जाएगा बी डी एल के बीच में, बी डॉट डी एल कॉस 0, ठीक है। राइट साइड पर μ0 आई लिख दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि करंट कितना फ्लो कर रखा है अंदर आई। तो ये आ गया अपने पास। अब बी को बाहर निकाल लेंगे, अंदर डी एल रह गया, कॉस 0 1 हो गया। अब फिर से डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2π इंटू आर। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो वही जो डी एल का इंटीग्रेशन है वो 2πr आ जाएगा, ये लिख रखा है, और फिर इस टर्म ने नीचे आ जाना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इन्फानाइट वायर की वजह से, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा μ0 आई डिवाइड बाय 2πr। इसको दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो दिमाग में रख ही लेना इसको भी। उसके बाद हम आगे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, है ना। तो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी कितनी वैल्यू होती है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी कॉपी में लिखा रखा है ना, पेपर में यही आना है, तो किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो करना है सारी चीज़ों को अच्छे से। तो आगे अपने पास ये है, हम अब हमारे पास सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड इसी तरह की एक हमारे पास डिवाइस होती है ना। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है सपोज, अगर उस वायर को हम इस तरह से, है ना, लूप की फॉर्म में इस तरह से टर्न मार के रख दें तो वो सोलेनोइड बन जाएगी, है ना। तो ये सोलेनोइड बन गया और इसमें करंट भी ऐसे फ्लो कर रखा दिखा रखा है ना, ऐसे जिस तरह से एरो घूम रहा है, ऊपर को है यहाँ से नीचे को जा रहा है, इधर ऊपर को है यहाँ से नीचे को जा रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पर जो नीचे है यहाँ से करंट, क्रॉस सेक्शन मतलब कि ऊपर से देखें अगर हम इसको, तो हमें लगेगा कि जैसे इस पॉइंट से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इस पॉइंट पे करंट इनटू द प्लेन जा रहा है,
इसका क्रॉस सेक्शन हमने ये नीचे बनाया है, मतलब डाउनवर्ड हमें जब दिखेगा कि करंट हमें कैसे बना रखा है, हमने डॉट बना रखे हैं। तो डॉट का मतलब है जैसे करंट बाहर की तरफ आ रहा हो, एंड यहाँ पर क्रॉस बना रखा है मतलब करंट जैसे इनटू द प्लेन जा रहा है। ओके, तो क्रॉस सेक्शन हमें इस तरह सा दिखने वाला है। ये इसने ना ये क्रॉस सेक्शन इसके बीच में ही बना दिया, ये जो लिख रखा है ना थ्योरी इसके बीच में, ऐसे बीच में नहीं बनाना, ठीक है, उसने बीच में बना दिया है। तो ये एक्सिस होगी ये जो बना रखी है अपने पास, ठीक है। अब हमने सोलेनॉइड के अंदर मतलब इस रीजन में, यहाँ पर ये मैं एरो घुमा रहा हूँ कर्सर, इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी भी पॉइंट पे तो नहीं कह सकते, बिल्कुल सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो जब हम पता करने जाएंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस पॉइंट के थ्रू, मतलब ये एक्सिस पे ही होएगा, इसका सेंटर जो एक्सिस पे ही होने वाला है ना। तो एक्सिस पे मतलब किसी भी पॉइंट पर एक्सिस पे फील्ड पता करना है, तो इस पॉइंट के थ्रू हमें करना क्या करेगा, एक अम्पियरल लूप खींचनी पड़ेगी। तो हमने इस तरह से एक अम्पियरल लूप खींच लिया रेक्टेंगुलर, है ना, इस तरह से रेक्टेंगुलर खींच दिया हमने। तो लूप हमेशा इस तरह से खींचते हैं ताकि हमारे पास वो जो आंसर है ना इंटीग्रेशन का, उसको करने में दिक्कत ना आए, उसको सॉल्व करने में। तो लूप खींचने के बाद ये पॉइंट का नाम 1 रख दिया हुआ है, इसका 2, इसका 3 रखा हुआ है, इसका 4। तो अब हमने करना क्या है, हमने इसका आंसर जो बी डॉट डी एल है इसका उस लूप से आंसर निकालना है। तो जब इसका आंसर उस लूप से निकालेंगे तो तभी हमने देखो यहाँ पे लिख रखा है इसको कि बी डॉट डी एल को पहले 1 से 2 करेंगे इसको सॉल्व, फिर इसको देखो ये 2 से 3 कर रखा है, फिर 3 से 4 एंड आखिरी 4 से 1, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। तो ये इतना खोल के लिख दिया इसको, डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ फाइन इनक्लोज। ओके, अब हम इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखूं, है ना, ये वाला जो अंदर रीजन है सोलेनॉइड के, तो कैसे पता लगाएंगे फील्ड की डायरेक्शन, थंब रखेंगे। अगर इस नीचे वाले करंट की वजह से देखूं तो थंब को रखूंगा बाहर को, राइट हैंड को यूज करना है, थंब को रखेंगे बाहर को, और फिंगर रख लूंगा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फिंगर मेरी लेफ्ट साइड जाएंगी इधर को, तो मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, लेफ्ट। इसी तरह ऊपर वाले करंट की वजह से भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो फिंगर अब नीचे को रखेंगे क्योंकि करंट यहाँ पर इनटू द प्लेन है, तो थंब को रख देंगे नीचे को, करंट फिंगर्स नहीं थंब को नीचे को रख देंगे, एंड फिंगर्स भी डाउन करेंगे क्योंकि फील्ड डाउन पता करनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो थंब को हमने रख दिया है इनटू द प्लेन, राइट हैंड हमारे पास जो हैंड है उसके थंब को इनटू द प्लेन रख दिया है, और फिंगर को नीचे, और फिंगर लेफ्ट साइड ही आएंगी। तो इससे पता ये चल रहा है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट होने वाली है। इसी तरह से ओके यहाँ पर लेफ्ट होगी, तो मतलब है सारे के सारे रीजन में ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होएगी दैट इज टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके, तो ये जो ऊपर वाला रीजन आना है 3 to 4, यहाँ पर फील्ड की अगर हम डायरेक्शन पता करें तो वो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर फील्ड, क्योंकि इस करंट की वजह से जब थंब इनटू द प्लेन रखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है राइट, एंड ये जो करंट है इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है लेफ्ट। तुम अपना थंब रख के देख सकते हो, तो एक राइट है एक लेफ्ट है तो कैंसिल हो गई, मतलब यहाँ पर फील्ड होनी नहीं है, यहाँ पर कैंसिल हो जानी है, और अंदर वाले रीजन में लेफ्ट साइड होएगी। इसी वजह से हमने जब इसको लिखा है 1 से 2 जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बी डी एल कॉस 180 आ गया। कॉस 180 इसीलिए आ रहा है, कॉस 180 आने का मतलब है कि जब 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं हम तो राइट जा रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ओके, तो 1 से 2 का आंसर फिर इसलिए हमने क्या लिख दिया हुआ है, 1 से 2 का आंसर बी डी एल कॉस 180। 2 से 3 में कॉस ऑफ एंगल 90 हो जाएगा। ओके, तो 90 ही होना है 2 से 3 में, 90 इसलिए क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन तो लेफ्ट है, अंदर वाले सारे रीजन में तो फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट है, लेकिन जो हम जा रहे हैं वो हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो एंगल 90 हो गया ना। इस वजह से यहाँ पर कितना आने वाला है, कॉस ऑफ एंगल 90। 3 से 4 हमने बताया है मैंने तुम्हें पहले को फील्ड कितनी है, 0 है, ठीक है। 3 से 4 जाते समय यहाँ पर तो फील्ड कैंसिल हो रही है, डैट इज 0। 4 से 1 फिर आते हुए एंगल 90 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए फिर से हमने कितना लिख दिया हुआ एंगल 90। ओके, तो ये इसके इक्वल आ गया, सारी टर्म cos 90 0 cos 90 0, सिर्फ इसने बचना है। ओके, ये टर्म बचनी है, cos 180 की वजह से माइनस आ जाएगा, b को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद dl का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा l, ठीक है। dl का मतलब क्या था, dl था
1 से लेकर के 2 के बीच में जो छोटा सा एलिमेंट था उसकी कोई वैल्यू थी dl। तो जब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मतलब 1 से 2 के बीच में, तो लेंथ मान लो इस लूप की l है, मतलब इस लेंथ इसकी l हो जाएगी सपोज, है ना। ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी लेंथ अगर हम l ले लें तो l आ गया अपने पास। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया है, l। ठीक है। तो इधर भी अगर हम देखें तो करंट को हम कितना लिख सकते हैं, अगर मान लो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो l लेंथ में कितनी टर्न्स आ जाएंगी, nl आ जाएंगी। एक में करंट आई है तो टोटल कितना आ गया, nli। ठीक है। ये जो टर्न्स है ना, ये जो टर्न्स हैं ऊपर, ये टर्न्स हैं, ये मान लो n है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है, n। तो l तो लेंथ थी तो nl आ गया अपने पास। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई, n इंटू l। करंट एक में आई है तो इसलिए टोटल करंट कितना आ गया, nli। ये जो लिख रखा है इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी, l से l कट गया और ये आंसर आ गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ये जो आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है इसके केस में, म्यू नॉट ni, सोलेनाइड के केस में इनसाइड द सोलेनाइड। ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसी तरह टॉरॉइड होता है, तो टॉरॉइड की वजह से कितनी आ जाएगी फील्ड, ठीक है। तो टॉरॉइड में भी वही होता है, सिंपल उसको ऐसे कर देना है, टॉरॉइड इस शेप में होता है जैसे ये दिखा रखा है। सोलेनॉइड को ही हमने इस तरह से रख देना है। सोलेनॉइड जो हमारे पास थी ना यहाँ पर, मतलब ये जो सोलेनॉइड थी इसके दोनों एजिस को हमने ज्वाइन कर देना है और सर्कुलर शेप में बनाकर, तो बनाकर सर्कुलर शेप में ज्वाइन कर देंगे तो जो फिगर बनेगी वो टॉरॉइड बन जाएगी। अब इसमें भी इसी तरह से है, ठीक है, इनटू द प्लेन एंड यहाँ पर हम करंट अगर देखें तो हमें लगेगा कि जैसे करंट बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, और इधर करंट अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि जैसे करंट इनटू द प्लेन जा रहा है। ठीक है। इस फिगर से तुम देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर करंट ऐसे लगेगा जैसे इनटू द प्लेन है, यहाँ से करंट लगेगा जैसे बाहर की तरफ आ रहा है। उसको हमने क्रॉस सेक्शन को ऐसे बना दिया। अब बिल्कुल अंदर बात करें तो अंदर तो फील्ड होनी नहीं है क्योंकि अंदर करंट नहीं है। अगर यहाँ पर एम्पीरियल लूप जैसे बनाई है तो यहाँ पर अंदर कोई करंट नहीं है इस लूप के, एम्पीरियल लूप के अंदर। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड अगर हम निकालें तो इनसाइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओके, ये लिख रखा है जब r ग्रेटर आर से छोटा है। ग्रेटर आर मतलब है कि इसका जो रेडियस है। ओके, उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि ये जो कोर है, ठीक है, मतलब आर एम्पीरियल लूप अगर हम यहाँ पे बनाएं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी, जब R1 से बड़ा है R2 से छोटा है। R1 अंदर का रेडियस R1 हो गया ना, और बाहर का R2 हो गया सपोज, तो इनके बीच में है तो उसके केस में फिर एम्पीरियल लूप बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो ये जो बाहर जो करंट है ना, क्रॉस वाला डॉट वाला, तुम अपने आप अपने थंब से देख लेना, तुम्हारे पास डायरेक्शन लेफ्ट आ जाएगी। तो एम्पीरियल लूप भी हमने ऐसे बनाई है, उस पॉइंट के ऊपर डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी लेफ्ट ही होएगी, इसलिए कॉस ऑफ एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। तो उसके बाद फिर से वही बात करनी है कि करंट हमें पता है n इंटू 2πr इंटू एल आ जाएगा, है ना। तो वो करंट को हम ऐसे इतना लिख देंगे, डीएल का इंटीग्रेशन 2πr आ गया, जो कैंसिल होने सारे कैंसिल हो गए, बी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से अपने पास टॉरॉइड की वजह से म्यू नॉट ni आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही आंसर हमारे पास इसमें भी आ रखा था, है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा दोनों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं।